2 अहम साल ये आदर्श बैंक घोटाले में डाले गए, और ये आदर्श बैंक घोटाले की लड़ाई की जो लड़ाई लड़ी गई, ये वो लोग हैं पूरे के पूरे सूदखोर। अब मसला जो ठेकेदारों का, जो सूदखोरों का, जो ब्याजखोरों का है, उनको जो पैसे मिलना है, ये किसी को एक पैसे की राहत दिला नहीं सकते, ना एमआईएम वाले दिला सकते, ना इम्तियाज जलील दिला सकते। और सबसे बेहतरीन बात, सबसे अहम बात कि औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर किया गया। जब आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपको पूरा हक, आपको पूरा इख्तियार है, आप ही के लेटर पैड के ऊपर सिर्फ आपको स्पीकर को एक बिल देना था कि मेरा शहर जो 400 साल से इसका नाम है, इसका नाम मेरी मर्जी के बगैर, इसकी पूरी चीज को देखे बगैर कैसा बदला जा रहा है। अब इस बैंक के घोटाले के अंदर की जो बात आप कर रहे हैं कि इसके अंदर खास तौर से मैं कहूंगा कि जिस तरीके के इस इश्यू को उठाया गया था, देखिए 40 साल के बाद मुसलमानों को यहाँ पर क़यादत मिली थी, और ये दलित और मुसलमानों की क़यादत थी। दलित और मुसलमानों ने कसरत से वोट दे के एक खासदार को मुस्लिम यहाँ से चुन के दिए। जैसा कि जालना रोड पे आपने देखे कि हॉस्पिटल बन रहा, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया था कि यहाँ पे जो अपने गोपीनाथ मुंडे साहब है, उनका पुतला ना बना के एक हॉस्पिटल बनाया जाए, तो हॉस्पिटल बन रहा है, तो इसके बारे में क्या कहें? उन्होंने काम किया ना कुछ? देखिए, ये जो इशू आप बता रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये बात वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक में। जिस तरह से आपने देखा कि इस्लाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जिस तरह से औरंगाबाद शहर में काम चालू कर दिया, कई मुद्दे हमारे पास में है। आरिफ हुसैनी साहब जो कि इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उनसे कई सवाल पूछेंगे जिसके अंदर शहर के डेवलपमेंट को लेकर कई सवाल होंगे। आरिफ हुसैनी साहब, आपका स्वागत है एक बार फिर गली से लेकर दिल्ली तक में। जिस तरह से सब गुंटीवारी का मसला चालू है शहर के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? किस तरह नागरिकों ने उसे लेना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र शासन ने ये कानून, ये एक ऐसा कायदा बनाया हुआ है कि जो लोगों के इलीगल घर है, जिनके पास में कॉरपोरेशन की परमिशन नहीं है, और ये पूरे जो येलो बेल्ट में आते हैं, तो ऐसे लोगों को रेगुलाइज करने के लिए, इनको निमित्त करने के लिए उन्होंने एक योजना चालू की है जिसको नाम दिया है गुंठेवारी। और अभी पिछली जीबी के अंदर मैं तो कहूँगा ख़ास तौर से कि हमारे शहर के जो महापौर है, माननीय जनाब समीर राजूरकर साहब, उप महापौर माननीय राजेंद्र जंजाड़ साहब, इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा ठहराव पास किया है कि गुंठेवारी के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस, यानी कि जो बेटरमेंट चार्जेस भरा जाता था, वो बहुत हेवी चार्जेस थे, उसको 50% की सहूलत दी है, यानी कि 50% की उसके अंदर छूट दी है। तो मेरा कहना है कि शहरवासियों ने सुनहरी मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने घरों को जायज़ बनाना चाहिए, इसको कानूनी बना लेना चाहिए, और उसको कानूनी जायज़ देने में इसका फ़ायदा ये कि गुंठेवारी निमित्त आप कराने के बाद में आपको बैंकों से लोन मिल सकते। और अभी आपका इलीगल घर है बोल के आपके घर के ऊपर डबल टैक्स है, तो वो टैक्स आपका सिंगल हो जाएगा। तो ये सहूलतें तो आपको मिलने वाली है। बुलडोजर से बचना पड़ेगा। हाँ, ये सारी चीज। और फिर कोई बुलडोजर, कोई ऐसे बुलडोजर की वजह क्या है मैं बताता हूँ। कारपोरेशन इस तरीके से खेल खेलती, इलीगल घर है बोल के आके तोड़ती, तासुब की बुनियाद पे तोड़ रहे बोल के नहीं दिखाते, उसको एक कानूनी शक्ल देके तोड़ने की कोशिश करते। तो इन सब से बचने के लिए और हमारा अपना छत हमने कानूनी करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा जो है ना, बहुत गर्मा रहा था, जिस तरह से आप एमआईएम के अंदर थे, तो उस टाइम से जो आदर्श बैंक घोटाला है वो चलते आ रहा है, तो इम्तियाज साहब ने उसको बहुत उठाया। इस्लाम पार्टी क्यों नहीं ले रही है मुद्दे को? देखिए साहब, आदर्श बैंक का जो घोटाला शहर में हुआ, ये जितने डिपॉजिटर थे, जितने ठेकेदार थे, जिन्होंने वहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कराया था, ये उनका मसला है। वो मेरे ख्याल से कुछ 60 हज़ार के लगभग, कितने कुछ तो भी है, वो हज़ारों में लोग हैं वो। मेरे को आप बताइए, शहर के अंदर शेड्यूल बैंक कितने हैं, यहाँ पर नेशनलाइज बैंक कितने हैं, कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं? क्या वजह है कि ये ठेकेदार लोगों ने, ये डिपॉजिटरों ने आके आदर्श बैंक वाले के पास ही डिपॉजिट कराया? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई दे रहा था तो आदर्श वाले ने ये लालच दिया, जब लोगों ने अपने पैसे लेके वहाँ डाले। और आप जैसा बता रहे हैं कि उनको कुछ राहत मिली, राहत दिलाएगी, सब फालतू बात है। मैं आपको खुले तौर पे कह रहा हूँ कि जो चंद ठेकेदारों को कुछ पैसे इनिशियली मिले हैं, तो वो माननीय हमारे यहाँ के मंत्री जनाब अतुल सावे साहब, संजय सिरसाट साहब, इन तक भी कुछ लोग पहुँचे, उन्होंने पुढाकार दिलाया है। दूसरी चीज़,
अब इस बैंक के घोटाले के अंदर की जो बात आप कर रहे हैं कि इसके अंदर खास तौर से मैं कहूँगा कि जिस तरीके के इस इशू को उठाया गया था, देखिए 40 साल के बाद मुसलमानों को यहाँ पर क़यादत मिली थी और ये दलित और मुसलमानों की क़यादत थी। दलित और मुसलमानों ने कसरत से वोट दे के एक खासदार को मुस्लिम यहाँ से चुन के दिए। तो आपका काम था कि ईमानदारी से ये दो समाजों के पहले काम करना, क्यों तो सारे समाजों के पास लीडरशिप है। अगर लीडरशिप से कोई बेबहरा थे तो हम, तो इसके अंदर हुआ ये कि जो काम बुनियादी करने थे आपने वो तो किए नहीं। ये 5 साल जो चुन के दिए थे तो अहम साल ये आदर्श बैंक घोटाले में डाले गए, और ये आदर्श बैंक घोटाले की लड़ाई की जो लड़ाई लड़ी गई, ये वो लोग हैं पूरे के पूरे सूदखोर, पूरे के पूरे ब्याजखोर। तो लोगों ने आपको ब्याजखोरों की और सूदखोरों की लड़ाई लड़ने के लिए चुन के नहीं दिए थे। कहाँ से इसके अंदर बरकत आने वाली, कहाँ से आपको कामयाब मिलने वाली। प्लस अब रही है जो नौटंकियां चल रही, जो ड्रामे चले जा रहे हैं, कभी जो है तो डीडीआर के ऑफिस के ऊपर नाटक हो रहा, कभी डिजिटल कंपनी ऑफिस के ऊपर नाटक हो रहा। देखिए पूरा मैटर एमपीआईडी के तहत ये जो है तो एमपीआईडी एक एक्ट है, कौन सा, ये रिकवरी का, उसके तहत ये केस मुकदमा दाखिल हुआ है और इसके पूरी चौकसी, इसका पूरा जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन था ये इकोनॉमिक विंग से कर चुका, चार्जशीट कोर्ट में जा चुकी है। ये पूरा मैटर ऑफ सब जुडिस है, यानी कि पूरा मामला अदालत के जेर निगरानी में है, पूरा मामला अदालत से चल रहा है। अच्छा, इस बैंक के जो चेयरमैन थे जनाब मान कापे साहब, उनकी अरेस्ट भी हो गई इसके अंदर, उसके बाद में कोर्ट से वो छूट भी गए। अब मसला जो ठेकेदारों का, जो सूदखोरों का, जो ब्याजखोरों का है, उनको जो पैसे मिलना है, ये किसी को एक पैसे की राहत दिला नहीं सकते, ना एमआईएम वाले दिला सकते, ना इम्तियाज जलील दिला सकते। क्यों कि ये पूरा मामला चल रहा है कोर्ट के जेर निगरानी में। अब जितनी भी ये आदर्श बैंक की प्रॉपर्टीज है, इसको जो है तो कोर्ट सीज कर रही है। अब इसका प्रोसीजर है, कोर्ट सीज करने के बाद में कोर्ट इसको ऑक्शन करेंगी, कोर्ट ऑक्शन करने के बाद में पूरी लिस्ट ले लेंगे बैंक से कितने लोग ठेकेदार हैं और उनको टप्पे टप्पे से कैसा अमाउंट देना है, सब कोर्ट का काम है। आप क्यों दुबले हो रहे हैं इसके अंदर, क्यों आप थाली बजा रहे, क्यों आप ताली बजा रहे, क्यों आप डफली बजा रहे, तो ये सिवाय नौटंकी के कुछ भी नहीं है। क्यों, तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू समाज को इनको एक मैसेज देना है कि मैं हिंदू समाज के इशू उठा रहा नहीं भाई, हिंदू समाज के गरीब लोगों के ये इशू नहीं है, ये वो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट था, ये ब्याजखोरों सूदखोरों ने ला के और रखा है। आप ब्याजखोरों और सूदखोरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे? आपको जो जिम्मेदारी थी पार्लियामेंट के अंदर लड़ने की, वो कोई इशू आपने उठाई नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विभाग, यानी कि उसका एक शोबा, उसका एक डिपार्टमेंट यहाँ लाने का था, आपने उसका कोई इशू उठाई नहीं। यहाँ से हमारे पास में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नागपुर को चले गई, तो आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी यहाँ लाने की बात थी, वो आपने लाई नहीं। ये मैं उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, इम्तियाज जलील साहब की। दूसरी चीज, रेलवे के वास्ते आपने कोई काम नहीं किया, आपने यूनिवर्सिटी के लिए कोई ऐसा बजट नहीं लाया जिससे तालीमी मेयार बुलंद हो यहाँ के नौजवानों का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमको बेहतरीन सहूलतें ही आना चाहिए था कि नुमाइंदा चुन के देने के बाद, वो नहीं ला सके। और सबसे बेहतरीन बात, सबसे अहम बात कि औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर किया गया। जब आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपको पूरा हक, आपको पूरा इख्तियार है, आप ही के लेटर पैड के पास सिर्फ आपको स्पीकर को एक बिल देना था कि भाई मेरा शहर जो 400 साल से इसका नाम है, इसका नाम मेरी मर्जी के बगैर, इसकी पूरी चीज को देखे बगैर कैसा बदला जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने काम गलत कर रही है। आपको एक प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल पेश करना था स्पीकर के पास पार्लियामेंट के, आप उसमें विफल रहे, आपने वो काम नहीं किए, जिसकी वजह से अगर आप बिल पेश करते तो मैं चैलेंज से बढ़ूं, वो स्टैंडिंग कमेटी को चले जाता था स्कूटनी के लिए। स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद में हर चीज से उसके ऊपर एनालिसिस होता था, और मैं आज बोलता हूँ कि आज तक भी शहर का नाम नहीं बदलता था। तो जो आपके बुनियादी काम थे वो आपने नहीं करे। आपको लोगों ने ये सूदखोरों की और ब्याजखोरों की लड़ाई लड़ने के लिए चुन के नहीं दिए थे, इन बुनियादी कामों के लिए चुन के दिए थे, जिसमें आप पूरी तरीके से विफल हुए। और आदर्श बैंक घोटाले से आपका कोई लेना देना नहीं, जो भी करेंगे कोर्ट करने वाला, और कोर्ट के जरिए निगरानी में सब कुछ होने वाला। जैसा कि आपने बताया कि इम्तियाज जलील साहब ने कुछ नहीं करा, लेकिन अभी हाल ही का मुद्दा है जो कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है कि जैसा कि जालना रोड पे आपने देखे कि हॉस्पिटल बन रहा, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया था कि यहाँ पे जो अपने गोपीनाथ मुंडे साहब है उनका पुतला ना बना के एक हॉस्पिटल बनाया जाए, तो हॉस्पिटल बन रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने काम किया ना कुछ? देखिए, ये जो इशू आप बता रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये बात वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेरे को आप बताइए, आपका क्या ताल्लुक है उस काम से?
आपने जो सवाल किया है कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल बन रहा है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लोक नेते जो ओबीसी समाज के मास्टर के सबसे बड़े लीडर थे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहब, तो ये बीजेपी वालों की तरफ से, ओबीसी समाज की तरफ से, ओबीसी संगठनों की तरफ से ये डिमांड थी कि वो शासन की जगह उस जगह पे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहब का जो तो एक स्मारक बनाया जाए, क्योंकि वहां पर स्मारक बनाने का काम शुरू हो गया था, स्मारक काम बनाने की डिमांड आ गई थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस प्रक्रिया को शुरू भी किया। अब उस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद में आपने क्या किया, सिर्फ एक सजेशन दिया, आपने सिर्फ एक मशवरा दिया कि उस जगह पे गोपीनाथ मुंडे साहब का जो स्मारक बनाया जा रहा है, बात को समझ लो, बना ही रही थी ना गवर्नमेंट, खर्चा कर ही रही थी ना गवर्नमेंट, तो आपने कहा कि उन्हीं के नाम का अगर एक हॉस्पिटल बनाया जाए, उसको नाम गोपीनाथ मुंडे साहब का ही दिया जाए, तो ये लोगों की बेहतरी के लिए होगा। आपने अगर आप ये कहते कि भाई हमारे पास के सिकंदर अली वजद जो पहले सांसद रहे हुए, उनका नाम देके हॉस्पिटल बनाया जाए, तो मैं समझता था कि आप नामकरण की लड़ाई लड़ रहे। अगर आप बजट के लिए लड़ते, 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए अगर आपकी जद्दोजहद से, आपके आंदोलन से या आपकी क़यादत से अगर आता, तो हम मानते थे आपका काम है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को आप कन्विंस करके अगर ये काम मंजूर करवाते, तो हम समझते थे ये काम आपका है। आपने सिवाय एक सजेशन के दिया क्या? आप कोर्ट में गए, कोर्ट को यही बात बताए, कोर्ट तो वहाँ गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक बना ही रही थी, आपने सजेशन दिया, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए कर, तो सब स्टेट गवर्नमेंट रही है। आपका रोल क्या है? क्या आपने इस प्रस्ताव को मंजूर कराया? क्यों, तो आपने तो कुछ नहीं कराया। क्या आपने बजट मंजूर कराया? आपने तो कुछ नहीं कराया। आज इसका एस्टिमेट कितना है आपको मालूम है? आपको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है। तो कुछ लोग जो है, तो ये जिनको कुछ समझता नहीं, जबरदस्ती की चापलूसी करते, वो लोग चला रहे हैं। और मेरे सुनने में ये भी आया है कि गैर जरूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये जबरदस्ती जाके एक नौटंकी, एक ड्रामा वहां भी करने वाले और उसकी ओपनिंग करने की कोशिश करने वाले, जो सरासर गलत बात है। आपका कोई रोल ही नहीं। जो अहम काम आपको इस शहर के बुनियादी काम करना था दलित और मुसलमानों के लिए, एमपी चुनने के बाद आपने वो काम नहीं किए। नौटंकी और ड्रामेबाजी से कुछ होने वाला नहीं। आरिफ साहब, आपके जब पद वाटप हुए इस्लाम पार्टी के, उसके बाद में एमआईएम वालों ने भी अभी 2 दिन पहले पद वाटप किए, जिसमें जो अपने नासिर सिद्दीकी साहब है उनको शहर अध्यक्ष दिया गया, और नक्शबंदी साहब को जो है, अपने शारक नक्शबंदी साहब, उनको जिला अध्यक्ष दिया गया। नक्शबंदी साहब का ऐसा कहना है कि जो भी हमारे से एमआईएम पार्टी से रूट कर चले गए, हम उसको वापस लाएंगे। तो इतनी तो बात पार्टी के अंदर लोगों को मालूम है कि हम रूट के नाराज होकर लोग गए हुए हैं, तो ये भी मालूम हुआ किस वजह से गए हुए। देखिए साहब, आप किसी को 10 साल इस्तेमाल करेंगे, झूठी झूठी बातें करके, सिर्फ लोगों को लच्छेदार बातें करके लुभाएंगे, एक एक वार्ड के अंदर 10-10 लोगों को आपस में लड़ेंगे टिकट के नाम के ऊपर, और आप कहेंगे कि लच्छेदार बात करके आप अपने मुतालबे पूरे कर लेंगे, और एहसान फरामोशी की सबसे बड़ी मिसाल आप पेश करेंगे। दलित समाज ने वोट दिया, उनसे एहसान फरामोशी कर दिए। डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब ने पूरा महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करने का काम करे, आपने उनसे एहसान फरामोशी कर लिए। शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जावेद कुरैशी साहब ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, आपने एहसान फरामोशी उनके साथ। कितनों के साथ एहसान फरामोशी करेंगे आप? और फिर देखिए, जाती मफाद परस्त एहसान फरामोशी, खुद गर्जी अगर कहीं देखना है, तो ये जो आज महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन के बैठे, जैसा आपने बताया नासिर सिद्दीकी साहब को शहर अध्यक्ष बनाया, शारिक साहब को जिला अध्यक्ष बनाया। मेरा तो ये कहना है कि नासिर सिद्दीकी साहब को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। बिल्कुल, इतनी क्षमता, इतनी कुव्वत उनके अंदर है, उनके अंदर मिलनसारी इनके सारी है। और जलील साहब को हटा देना होगा। अरे वो तो लायक ही नहीं है जैसे कि मैं खुले तौर पर इसे लायक ही नहीं हूँ। अब आयता मिल गया तो मिल, बोलते ना नाखुना का तो किधर भी खुजाने लग गए, ये तो वजह बनी ना। आज मेरे को बताओ, औरंगाबाद के बाहर एमआईएम कहाँ है? कहाँ है एमआईएम? बताइए ना। औरंगाबाद के बाहर आप खुद का इलेक्शन हार जाते हैं, फिर भी पोस्ट से चिपके बढ़ रहे थे। आपके नेतृत्व के अंदर एक आदमी सीट चुन के नहीं आ रहा है असेंबली के अंदर, आप फिर भी सीट से चिपके। ऐसी क्या वजह है बाबा? सिर्फ सारी दुनिया का राजकारण औरंगाबाद में कर ले। देखिए, अभी असेंबली कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो हरकत की, सारे लोगों को इस्तेमाल करा। मैं 50 बार बोला, फिर एक बार बढ़ू। असद अवीसी साहब ने 4 सालों के अंदर 4 बार बोला
कि जितने कारपोरेटर्स ने ईमानदारी से काम किए, एक एमपी चुन के लाए, इनको मैं दोबारा टिकट दूंगा वापस। और ये कहते कि असद साहब ने बोले एक को भी टिकट मत दो। किसको सिखा रहे हैं राजकीय में? ये राजनीति सिखा रहे किसको? मैं शहर की सियासत की अहम बात बता रहा हूँ। शहर औरंगाबाद के लोगों ने इसको समझना चाहिए। इम्तियाज जलील की जो सियासत है, शहर के अंदर जो बारसूख लोग हैं, शहर के अंदर जिनकी बात को गिना जाता, शहर में जिनका सियासी वजन है, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, उन सबकी सियासत खत्म करने की गंदी राजनीति खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक आखिरी बात, हमारा जो सवाल है, इस्लाम पार्टी अभी औरंगाबाद में अच्छा काम कर रही है, आपके कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, हर जगह जाके बहुत सारा काम कर रही है। तो औरंगाबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए, उनके फायदे के लिए आप क्या करने वाले? देखिए, जैसा हमने अभी आपके सामने कहा कि गुंटेवारी के काम करना, गुंटेवारी कराना चाहिए, उसके हम बिल्कुल लोगों में जाके जान जागरण करने वाले, इससे लोगों का फायदा होने वाला। दूसरी सबसे अहम चीज़ है जो हमको लगता है, कॉरपोरेशन की जानिब से सीबीएसई के जो स्कूल शुरू करने के बाद, कुछ स्कूल शुरू भी किए उन्होंने, लेकिन वो सब कानूनी दायरे से बाहर चल रहे हैं। देखिए, एनसीटी यानी कि नेशनल के एजुकेशन का जो फोरम बना है, एनसीटी, इसके जो बायलॉज है, इसके जो कानून है, इसके तहत सीबीएसई के स्कूल चलने चाहिए। उसके लिए कितना ग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स का एजुकेशन कितना होना चाहिए, बच्चों को कैसा खुला माहौल होना चाहिए, और इसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे पूरे सतह गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉरपोरेशन ने अभी जो कुछ स्कूल चालू किए हैं, वो 2-2, 4-4 कमरों के अंदर चालू किए हैं, जो नॉर्म्स के अंदर एनसीटी के बैठते नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, जो कानून बनाए गए हैं सीबीएसई के लिए, उसके अंदर ये बैठते नहीं। इस ज़िम्न हमने, हमारे रफ़त यार खान साहब ने, हमने सबने जाके जनाब जो उपायुक्त थे एजुकेशन का विभाग, जिनके पास में पांडरे साहब, इनसे हमने बात की है कि साहब जो स्कूल चल रहा है उनको बंद कीजिए, और कॉरपोरेशन की जगह जो नॉर्म्स के अंदर बैठते आप वहाँ स्कूल चालू कीजिए। वजह इसकी ये है कि इस्लाम पार्टी इसलिए चाहती है सीबीएसई के स्कूल नॉर्म्स के तहत चालू होना चाहिए कि जो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ रहे हैं, करोड़पतियों के, लखपतियों के बच्चे, जो स्टीफन स्टोन स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें लखपति करोड़पति अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर कॉरपोरेशन की ये सीबीएसई के स्कूल अगर चलेंगे और कॉरपोरेशन की जानिब से अगर ये चालू किए जाएंगे, और इसमें सतह गुर्बत से नीचे वाले बच्चे अगर पढ़ के निकलेंगे, तो ये वो स्कूल वालों के बच्चों का मुकाबला करेंगे। मुकाबला आ रही के दौर के अंदर ये काम होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम अंत तक जद्दोजहद करेंगे। आपने तो बहुत वादे किए थे, हमारा स्कूल बन रहा, कहाँ है? आपने बोले थे ग्राउंड बनेंगे, कहाँ है? आपने कहे थे शादी खाना बनेंगे, कहाँ है? जिस तरह मोदी साहब कान को अच्छे लगने वाले सिर्फ भाषण देते, वैसी बात राजनीति औरंगाबाद के अंदर चली, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसी चंद बातें हैं, जिन विकलांगों के लिए क्या कौन कौन सी स्कीम है, उनको कैसे फायदे पहुंचा जाए, ये शहर लेवल पे हम शहर बॉडी काम करने वाली, और इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऐसे इस्लाम पार्टी जो है ये पूरा डेवलपमेंट करेंगे, औरंगाबाद का लोगों के फायदे के लिए काम करेंगे, तो क्या लोग ये समझे, आवाम ये समझे कि अब एमआईएम के बाद ऑप्शन इस्लाम पार्टी हमारा आगे के इलेक्शन के नहीं, लिए? देखिए, जितने लोगों ने एमआईएम पार्टी में काम किया है 10 सालों के अंदर, जो लोगों ने मेहनत जफाकशी की है, वो सबके साथ एहसान फरामोशी होगी, सारों के हकूक मार दिए गए। और आज जो लोग हैं, मैं साफ तौर पे उनको कह रहा हूँ कि मोहतात हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, होशियार हो जाओ। देखिए, आपकी तमाम सलाहियतों को मनवा लिया जाएंगे, आपके कंधे पे रख के सारे काम करवा ले जाएंगे, और जो हशर 25 का किया गया, ये 35 का करने वाले, मैं आज आपको बता दे रहा। इसलिए जब तक क़यादत नहीं बदलेंगे, नासिर सिद्दीकी साहब को बनाना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष, शारिक नक्शबंदी साहब को बनाना चाहिए था वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र का, तो मेरे को लगता कुछ काम हो सकता था। ये लोगों के अंदर कैसे इनको ब्यूरोक्रेटी समझती, ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी किसी को बोलते हैं, ग्रास रूट पे कैसा काम होना, संगठन को कैसा जोड़ना। अब ये तो सिर्फ औरंगाबाद के अंदर ही खेल खेल रहे, यहीं ताली बजा ले रहे, यहीं डफली बजा ले रहे, कभी आदर्श को खुश करने चल जा रहे। मेरा कहना यह है, एक बात तो बात सही है कि दलित समाज का बहुत बड़ा एहसान कि उन्होंने वोट देख के 40 साल के बाद जिताया था, एहसान फरामोशी कर दिया आपने, उनके साथ भी अलायंस तोड़ दिए, और आप मुसलमानों की वोट ले रहे हैं, प्रस्तिश किसी और समाज की कर रहे हैं, आप आदर्श वालों का, सूदखोरों की और ब्याजखोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसी बरकत आएंगी भाई? आपकी नीयत सही नहीं है, आपका विजन सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, और आप सियासी तौर पर जिनसे वादा करते हैं उनसे वफा करते नहीं। आप जाती मफाद परस्ती में सिर्फ अपनी अना की खातिर आप काम करवा के लोगों को इस्तेमाल करते, और एहसान फरामोशी के अंदर आप जानर माने जाएंगे। ओवरऑल आपका ये मतलब है कि एमआईएम पार्टी और इस्लाम पार्टी, एमआईएम पार्टी के विरुद्ध में इस्लाम पार्टी लोगों के लिए ऑप्शन मिल गया?
बिल्कुल सही बात है भाई कि जब लोगों ने इत्तेहाद के नाम पे जब इनको दे रहे, तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि एक एक वार्ड में 10-10 भाइयों को लड़ाया जा रहा, एक एक मतदार संघ के अंदर 5-5 भाइयों को असेंबली में लड़ाया जा रहा। कहाँ है तुम्हारा इत्तेहाद? देखो बना रहे आप इत्तेहाद के नाम पे लोगों को। सब समझ गया है लोगों के ये साल 6 महीने के अंदर सब समझ में आ गया। आपके खिलाफ में दलित समाज, आपके खिलाफ में कुरैश बिरादरी, आपके खिलाफ में सारे उलमाए दीन को आप खिलाफ बोल देते, दलित समाज को नाराज कर देते। सियासत ऐसी चलती है। इसलिए आयता लड्डू कभी किसके हाथ में नहीं देना। जिसने मेहनत किया, जिस किसान ने फसल को सींचा, वही फसल की अहमियत को समझता है। हमारे साथ में ये आरिफ हुसैन साहब थे, जो कि इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, आगे देखना यही है कि इस्लाम पार्टी एमआईएम को कितना टक्कर देती है।